नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और आज इसको और आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच फर्नेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रॉट आयरन। रॉट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्राप्त करना है रॉट आयरन, तो उसके लिए क्या ब्लास्ट फर्नेस, किपोला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो किस फर्नेस के द्वारा हम लोग रॉट आयरन प्राप्त कर सकते हैं। तो रॉट आयरन प्राप्त करने के लिए पुडलिंग फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है और रॉट आयरन जो होता है वो सबसे प्योर लोहा होता है। तो पुडलिंग फर्नेस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वही सबसे खराब आयरन जो होता है, इम्प्योर आयरन होता है, वो ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है। उस आयरन को पिग आयरन कहते हैं। और किपोला फर्नेस के द्वारा कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक। जस्ता निकालने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जस्ता या जिंक जो है वो जिस अयस्क से निकाला जाता है वो है कैलामाइन। कैलामाइन के अयस्क से जिंक निकाला जाता है। और या तो फिर ब्लेंडी एक अयस्क है जिसके माध्यम से भी जिंक निकाला जाता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है जिंक जो है वो कैलामाइन से निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंक जो है वो पिघल जाता है। प्रश्न पे अगला प्रश्न है, विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बेरिंग। किस उपकरण का उपयोग बेरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बेरिंग होती है और बेरिंग के आंतरिक क्लियरेंस को चेक करने के लिए क्या स्टील रूल का इस्तेमाल करेंगे, फीलर गेज, डेप्थ गेज या वर्नियर कैलिपर। तो इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। जब बेरिंग के आंतरिक क्लियरेंस की जांच करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, फीलर गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, फीलर गेज। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों ये है क्या। तो ये एक टैप स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से ब्रोकन टैप को, टूटे हुए टैप को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर जो है स्क्वायर टैंग दिया है और ये जो है कॉलर है, ये जो है ये भी एक कॉलर है और ये जो दिया है वो फिंगर्स है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिंगर्स। चलिए अगले प्रश्न, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का कितना कोण एंगल होता है। तो एक्मी थ्रेड के लिए जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 29 डिग्री। वही 55 डिग्री किसका होता है। तो 55 डिग्री बीएसएफ, बीएसडब्ल्यू और बीएसपी का होता है। और 45 डिग्री जो होती है वो बटरस थ्रेड। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। तो डाई स्टॉक में 3 स्क्रू होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक सेंटर स्क्रू होता है। तो सेंटर स्क्रू का पूछा जा रहा है। तो क्या टू टाइटन द डाई, डाई को कसने के लिए, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डाया ऑफ इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए, या
टू एडजस्ट द डाया ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो जो दोस्तों डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू होता है वो क्या करता है कि एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू तत्वों का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो दिखाया गया है यहाँ पे एक्स के रूप में, इसे ही पूछा जा रहा है। तो क्या ये रूट है, पीच है, क्रेस्ट है या थ्रेड एंगल है। तो ये जो है थ्रेड एंगल का एक्स के रूप में दिखाया गया है। अब वहीं बात की जाए रूट और क्रेस्ट को, तो थ्रेड के ऊपरी सिरा जो होती है उसको क्रेस्ट कहते हैं और थ्रेड की जो निचली सिरा होती है उसे रूट कहा जाता है। कि हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बीट इज मेजर्ड, ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है। बिटवीन द फ्लूट, फ्लूट के बीच में, बिटवीन द लैंड, लैंड के बीच में, बिटवीन द वेव, वेव के बीच में, नेक डायमीटर। तो दोस्तों ड्रिल का जो साइज मेजर किया जाता है वो बिटवीन द लैंड के द्वारा, यानी कि लैंड के से उसका साइज जो है ड्रिल का लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल, सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। क्या 59 डिग्री है या 118 डिग्री, 27.5 डिग्री या 8 to 12 डिग्री। तो दोस्तों होता क्या है कि ड्रिल में कई तरह के हेलिक्स एंगल होते हैं। तो सामान्य प्रयोजन के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वो 27.5 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वही पॉइंट एंगल की बात की जाए तो जनरल में 118 डिग्री, और यदि बात किया जाए लीफ क्लियरेंस एंगल तो जनरल पर्पस के लिए वो 12 से 15 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ रीमर इज डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप, एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि रीमर में जो चिप्स हैं, जो कटते हैं मेटल्स चिप्स, उसको निकालने के लिए क्या फेस का डिजाइन किया जाता है, फ्लूट, हील या कटिंग एज। तो आपको पता है कि जब चिप्स निकलता है तो वो एक फ्लूट के माध्यम से निकाला जाता है, चाहे वो स्ट्रेट फ्लूट हो या स्पाइरल फ्लूट हो या हेलिकल फ्लूट हो, किसी भी फ्लूट के माध्यम से जो है वो चिप्स निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का क्या उद्देश्य है। तो इस टाइप जो ट्विस्ट ड्रिल है उसका इस्तेमाल क्या कठोर धातुओं पर उपयोग किया जाता है, या फिर उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर नर्म और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, या सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस टाइप जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं वो यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, नरम और सख्त सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप ट्विस्ट ड्रिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं इसमें दो और टाइप के ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, वो एक होता है एन टाइप और एक होता है एच टाइप और एक तो एस टाइप होता है। तो एन टाइप जो होते हैं वो होता है ल्यूज जो होता है उसका वो नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है, और एच टाइप के जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं वो यूज किया जाता है कठोर मटेरियल पे, कठोर धातुओं को ड्रिल करने के लिए जो है एच टाइप ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का क्या कारण है। तो क्या कारण है कि ड्रिल आपका जो है वो रफ बन जा रहा है। क्या अनइक्वल पॉइंट ऑफ थिनिंग, असमान बिंदु का पतला होना,
या ड्रिल पॉइंट इज नॉट इन सेंटर, ड्रिल का पॉइंट एंगल जो है वो केंद्र में नहीं है। क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यानी कि क्लियरेंस एंगल गलत है, या फिर ड्रिल का कटिंग एज आर नॉट शार्प है, क्या ड्रिल का जो कटिंग एज है वो तेज नहीं है। तो दोस्तों यदि ड्रिल का कटिंग एज तेज नहीं है यानी कि शार्प नहीं है तो क्या होगा, वहां पे रफ होल बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि रफ होल का क्या कारण हो सकता है कि ड्रिल का कटिंग एज आर नॉट शार्प, यदि कटिंग एज जो है शार्प नहीं है तो रफ होल बनेंगे।